एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूजुअली वीकेंड पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं रिवीजन के ऊपर, तो आज भी वैसे ही हम लोग रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? तो हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है नया मोटो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। कब? इसके 17th फाउंडेशन डे के दिन। कहाँ पे? रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये जो नया मोटो है वो क्या है? भविष्य रक्षति रक्षित। ठीक है, इसके अलावा स्मृति ईरानी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया एनसीपीसीआर को इनके कोलैबोरेशन के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में इनके एक इनिशिएटिव सहारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सहारा के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो बीएसएफ के जवान हैं जिनकी डेथ हो गई है या जो शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों की साइको सोशल काउंसलिंग की जाती है इसके अंदर में। ठीक है, देखिए इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने 31,000 कंप्लेंट्स दर्ज की अगेंस्ट वुमेन 2021 में, और इसमें 30% का इंक्रीमेंट देखा गया अगर हम 2020 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें से हाफ ऑफ द कंप्लेंट्स, मतलब 50% तक कंप्लेंट्स अकेले एक स्टेट से थी। कौन सा स्टेट है वो? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 3 कौन से मेजर रीजन देखे गए इन कंप्लेंट्स के अंदर? सबसे पहला रीजन था कि जो वुमेन का राइट होता है टू लिव विद डिग्निटी और उनका इमोशनल अब्यूज नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो वो एक्सप्लॉइट हुआ। ठीक है, फिर सेकंड केस में देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस का, और थर्ड पे था डाउरी का केस। तो ये 3 मेजर रीजंस देखे गए इन कंप्लेंट्स के अंदर। फाइन, अब यूपी की बात करें तो हाल ही में इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया विलेज सिरोरा में। ये कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया हमारे KVIC के चेयरमैन ने। कौन है ये? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। तो अब जो ये वैन है ये प्रोसेस कर सकता है अप टू 300 kgs ऑफ हनी सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी भी इनॉग्रेट की गई जो कि हनी की क्वालिटी को चेक करेगी और उसको एग्जामिन करेगी। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट के बारे में एक और बात करते हैं। इन्होंने नेपाल बॉर्डर के पास लोकेटेड एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 4 विलेजेस को डिक्लेयर किए हैं एज रेवेन्यू विलेजेस। देखिए इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि यूके गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। इसके अंदर में ये चीज़ हाईलाइट की गई कि जो एडल्ट स्मोकर्स होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है यंग जनरेशन के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने ये बताया कि 4.9% ऐसे टीनेजर्स हैं यूके में जिनके पेरेंट्स अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो भी इस हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने सबसे अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी इस आदत को, इस बुरी आदत को क्विट करें। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया है कि वो स्मोक फ्री हो जाएंगे कब तक? बाय 2030। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ द 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15B? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने INS विशाखापट्टनम को डेडिकेट किया। ये इंडिया का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है अंडर प्रोजेक्ट 15B। इसके अंदर में अभी 3 और आने बाकी हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन किसने किया? इंडियन नेवीज डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने, और इनके 75% जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिजिनस हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही बने हुए हैं, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में। ठीक है, देखिए इसके अलावा नई जनरेशन की न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो बहुत न्यूज़ में रहती है, अग्नि P। याद रखिएगा यहाँ P किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया फ्रॉम द उड़ीसा कोस्ट।
ठीक है। अग्नि पी की बात करें तो ये 2 स्टेज की कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सेकेंड टेस्ट था अग्नि पी मिसाइल का। फर्स्ट टेस्ट हमने कब किया था? जून मंथ में लास्ट ईयर, ठीक है। और रेंज क्या है इस पर्टिकुलर मिसाइल की? 1000 से लेके 2000 किलोमीटर्स तक। फाइन। देखिए, इसके अलावा इंडियन नेवी ने हाल ही में सी ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किए अपने सेकेंड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B के अंदर में, जिसका नाम है मोरमुगांव का, ठीक है। इसको भी बिल्ड किसने किया है? मेजरगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, और ये कमीशन कर दिया जाएगा बाय मिड 2022। और ऑब्वियसली जब कमीशन हो जाएगा तो इंडियन नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नासा ने कुछ दिनों पहले रिलीज़ किए थे नॉइजेस जो कि कैप्चर किए गए थे इनके जुपिटर के मून गैनीमेड से, ठीक है। याद रखिएगा, गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ठीक है। और गैनीमेड के पास इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है जो कि किसी और मून में नहीं होती है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और नासा ने लॉन्च किया था अपना जूनो स्पेसक्राफ्ट जिसने गैनीमेड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। फाइन। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि गैनीमेड जुपिटर का मून है। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। यहाँ पे याद रखिएगा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि यूक्रेन कितने लोगों के साथ शेयर करता है अपने बॉर्डर, ये पूछा जा रहा है कौन से यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के साथ में शेयर करता है बॉर्डर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यूक्रेन शेयर करता है बॉर्डर 4 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के साथ। कौन कौन से हैं ये? हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया वेस्ट से और रोमानिया साउथ से, ठीक है। अब अगर यूरोपियन यूनियन की बात हटा दें तो ये बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। फिर यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस के साथ नॉर्थ में, और इसके साउथ में क्या है? मोल्डोवा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक सी है जो आजकल न्यूज़ में है, द बेरेंट्स सी। ये एक्चुअली एक मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशन की, और कहाँ है? नॉर्दर्न कोस्ट में, नॉर्वे और रशिया के, ठीक है। इसको हम मुरमान सी के नाम से भी जानते हैं रशिया में। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो बेरेंट्स सी है जो न्यूज़ में है रिसेंटली, ये लोकेटेड है कौन से कंट्रीज़ के कोस्ट पे? तो आंसर है रशिया और नॉर्वे। लेकिन इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने हाल ही में कममरेट किया अपना 20th फाउंडेशन डे नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। एक्चुअली फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट ये एक प्रोजेक्ट है जो कि फिनेंस करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और इम्प्लीमेंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ मिलके? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कौन से इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी? आंसर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर ऑफ इंडियन नेवी, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इंडिया का फ्लाई कर गया है रोमानिया की तरफ, ताकि ऑपरेशन गंगा के तहत जो भी इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, ठीक है। इसके अलावा 3 और इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट शेड्यूल हो गए हैं विजिट करने के लिए पोलैंड, हंगरी और रोमानिया। यहाँ से जो भी इंडियंस हैं उनको निकाला जाएगा। साथ ही साथ 4 मिनिस्टर्स को डिप्लॉय किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज स्पेशल इनवॉय, ताकि वो पूरे के पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस के ऊपर नज़र रखें अपनी, और यूक्रेन की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया के सिटीजन्स मौजूद हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, ठीक है। ये ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिछले 2-3 लेक्चर से मैं बैक टू बैक आपको याद दिला रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर इज द थीम ऑफ विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। एक्चुअली हर साल ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को। क्यों? ताकि ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि हर इंसान का राइट है कि वो डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, ठीक है। तो इस साल की थीम क्या थी? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ओके। और UN-AIDS ने ये हाईलाइट किया कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइन। लेकिन इसके अलावा हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 नवंबर को। फिर पब्लिक सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को। इसके अलावा
16 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल प्रेस डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। ठीक है, इसके अलावा लीडिंग नेशनल डेली है द हिंदू। इसको नवंबर मंथ में अवार्ड दिया गया, कौन सा? प्रोजेक्ट साइरन का। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट साइरन अवार्ड है ये दिया जाता है फॉर कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस ऑन प्रोजेक्ट साइरन स्कोर कार्ड। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, ताकि जो वॉलंटियर्स का रोल है उसको इनकरेज किया जा सके। और थीम क्या थी 2021 के लिए? वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। क्यों? ताकि जो ग्लोबल माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से टैकल किया जाए। थीम क्या थी 2021 के लिए? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिनको वोट किया गया था फॉर द ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल जेंडर इंडेक्स and State Energy and Climate Index are the upcoming initiatives of which institution? तो नीति आयोग डेवलप करेगा नेशनल जेंडर इंडेक्स, जो कि सपोर्ट करेगा पॉलिसी एक्शन और एडवोकेसी को अराउंड जेंडर, और ये हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, और इसके अलावा नीति आयोग ने डिसाइड किया है कि वो ड्राफ्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को भी डेवलप करेंगे, ताकि एग्जामिन किया जा सके स्टेट्स की परफॉर्मेंस को ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्सेस हैं ये हेल्प करेंगे स्टेट्स को अपने एनर्जी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, और जो लोग हैं उनको बेटर एक्सेस टू एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग ने रिलीज़ किया था अपना 4था हेल्थ इंडेक्स कुछ दिनों पहले, जिसमें इन्होंने बताया कि टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा था। लार्जर स्टेट्स की बात करते हैं अगर तो केरला। ठीक है, और लास्ट कौन था, मतलब सबसे खराब किसने परफॉर्म किया? उत्तर प्रदेश ने। तो टॉप 5 स्टेट्स थे, सबसे पहले केरला, उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, और बॉटम 3 थे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के लिए, और ये इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा टॉप पे थे। फिर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो मिजोरम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली वॉज द बेस्ट। लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कुछ दिनों पहले अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी रूल वायलेशंस के ऊपर। मतलब इसमें उन्होंने बताया था कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा रूल वायलेट किए हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही शर्म की बात है कि हम इसमें तीसरी रैंक पे थे। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा रूल वायलेट किए? आंसर है रशिया। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था इसमें इटली, फिर हमारा इंडिया, फिर 4th पे था ब्राज़ील, और 5th पे था ईरान। ठीक है, तो हमारे यहाँ से अगर बात करें तो बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया हमारी इस तीसरी रैंक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज़ सन टू लिक्विड फ्यूल? तो स्विस एयरलाइंस बन गई है ऐसी पहली एयरलाइन जो सन टू लिक्विड फ्यूल को यूज़ करेगी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने पार्टनर किया है सिंथेटिक फ्यूल ग्रुप सीन हीलियन के साथ में टू यूज़ इट्स सोलर फ्यूल। ठीक है, तो सीन हीलियन क्या करेगा? ये डेवलप करेगा ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। इसमें क्या हुआ था? 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स ईयरमार्क किए जाएंगे फॉर असेट मोनेटाइजेशन। कब से कब तक? 2022 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में आइडेंटिफाई किया है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि तमिलनाडु में है, अमंग द 13 एयरपोर्ट्स, ताकि यहाँ पे ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके इन एयरपोर्ट्स का। ठीक है, किस मॉडल के तहत? PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और याद रखिएगा कि इवन आफ्टर ब्रिंगिंग दीज एयरपोर्ट्स अंडर PPP, मतलब हालांकि ये PPP मॉडल में बनेंगे, उसके बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इसका रियल ओनर रहेगा। और वंस ये कंसेशन पीरियड जब ओवर हो जाएगा तो ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स रिवर्ट कर दिए जाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, देखिए इसके अलावा याद रखिएगा ब्रिटिश एयरवेज
पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जो कि यूज़ करेगी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को, जिसको प्रोड्यूस किया जाएगा यूके में, इनके एक एग्रीमेंट के तहत जो इन्होंने साइन किया है फिलिप्स 66 के साथ। ठीक है, SAF क्या है? ये एक तरह का लो कार्बन इंटेंसिटी फ्यूल होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल फीड स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल, फैट, ग्रीसेस एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सप्लाई करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्रिटिश एयरवेज को, जिसकी हेल्प से ये अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स को पावर देंगे 2022 से। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया था लास्ट ईयर। ठीक है, किस एक्ट के तहत? अंडर एरा एक्ट ऑफ 2008। ठीक है, याद रखिएगा सेंटर किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट तब डिक्लेयर करती है अगर यहाँ पे एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो एटलीस्ट 35 लाख पीपल का होता है तब। ये क्राइटेरिया होता है किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सोशल एंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सोशल एंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया गया कि वो वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में लीडरशिप लें। ठीक है, और ये कॉन्क्लेव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके रायपुर में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ दिनों पहले इन्होंने अपनी एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये एक तरह की फिनेंशियल हेल्प करने वाली एक स्कीम है जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उन लैंडलेस लेबरर्स को फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, और हाल ही में 3.55 लाख बेनिफिशरीज को 2000 रुपीज़ ईच दिए गए इनके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को अपने स्टेट में, और इसी के साथ ये जो प्लान है ये ऑपरेशनल हो गया है 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और लगभग 96.8% बेनिफिशरीज को कवर करता है NSA के। ठीक है, और ये किसने अनाउंस किया? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है वन नेशन वन राशन कार्ड में? जो लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं वो कहीं से भी अपना फूड ग्रेन का कोटा उठा सकते हैं किसी भी राशन शॉप से पूरी कंट्री के अंदर में। ठीक है, मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप छत्तीसगढ़ से ही अपना फूड ग्रेन कोटा उठाएं, आप किसी भी स्टेट से उठा सकते हैं जो लोग इस पर्टिकुलर प्लान में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट डाउन टू अर्थ्स एनुअल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। ठीक है, और ये रिलीज किया दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार नेशनल एवरेज से कम है 11 और 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, और केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने बेस्ट परफॉर्म किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कैटेगरी में। ठीक है, देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, इसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ देखा जा रहा है फॉरेस्ट कवर में, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से स्टेट में देखा गया फॉरेस्ट कवर के मामले में? आंसर है तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद था आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। और सबसे लॉस स्टेट्स में कौन था? मतलब कहाँ पे बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं देखा गया, वहाँ पे बल्कि डिफॉरेस्टेशन एक तरह से हो रहा था। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। बेसिकली आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे के सारे। ठीक है, और कौन से स्टेट में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया के अंदर? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ऑल्दो अरुणाचल प्रदेश में लॉस देखा गया फिर भी ये सेकेंड प्लेस पे आता है। ठीक है, अब हम लोग अपनी क्रॉप वेराइटीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन से तरह के क्रॉप वेराइटीज़ हैं हमारे पास? खरीफ, राबी और जैद। ठीक है,
तो खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो ये सो किया जाता है मॉनसून के टाइम पे और हार्वेस्ट कर लिया जाता है मॉनसून सीजन के खत्म होने के बाद, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? पैडी, राइस, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंडनट। फिर रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये सो किया जाता है विंटर के टाइम में और इसको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च या फिर अप्रैल के टाइम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं? मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, पी और आलमंड। फाइन। अब ज़ैद क्रॉप्स की बात करें तो ये सो किया जाता है समर्स में इन बिटवीन रबी और खरीफ क्रॉप, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, वाटरमेलन और ककम्बर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 ISSF वर्ल्ड कप? तो इस साल की पहली ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड किया गया कायरो, इजिप्ट में, ठीक है। और इंडिया के शूटिंग एस सौरभ चौधरी ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया के एक और प्लेयर हैं ईशा सिंह, इन्होंने सेकेंड मेडल जीता कंट्री के लिए, मतलब इन्होंने सिल्वर जीता इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है। देखिए, इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अब जो मशीन मेड पॉलीएस्टर के नेशनल फ्लैग्स हैं उनको आप बना भी सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने अमेंड किया 2002 का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। एक्चुअली पहले ये रूल था कि जो फ्लैग्स हैं वो बनाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हैंड स्पन और हैंड वुवन ऊल या फिर कॉटन, सिल्क और खादी बंटिंग के साथ में, और जो इम्पोर्ट था मशीन मेड फ्लैग्स का वो बैन कर दिया गया था 2019 में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अलाउ किया है कि मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट किस टाइप के नेशनल फ्लैग्स का किया जा सकता है? अब आंसर है पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग्स। इसके अलावा गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टार्टअप हब ने रिलीज किया है अपना इनॉग्रल बैच ऑफ 100 इंडियन स्टार्टअप्स एज अ पार्ट ऑफ ऐप स्केल एकेडमी, ठीक है। तो ये जो एकेडमी है ये एक तरह का गूगल का इनिशिएटिव है जिसमें ये ट्रेन करते हैं मिड स्टेज स्टार्टअप्स को अक्रॉस इंडिया और उनको सपोर्ट करते हैं उनके ग्लोबल बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है। तो 35% जो स्टार्टअप्स हैं वो आए Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से, और इसमें भी एक अमेजिंग बात क्या थी, जो 58% लीडरशिप है वो वुमेन की देखी गई स्टार्टअप्स के अंदर में, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि ऐप स्केल एकेडमी किसका इनिशिएटिव है? गूगल का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट ताकि जो वुमेन की मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करेगा वन स्टॉप सेंटर्स को क्रिएट करने के लिए ताकि उन वुमेन को हेल्प किया जाए जो कि डिस्ट्रेस और वायलेंस का शिकार हुई हैं। देखिए, इसके अलावा हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको कि अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022 और 23 में, ठीक है। कब किया? 46 सिविल अकाउंट्स डे के दिन। तो ये जो मूव है ये पार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और डिजिटल इंडिया इको सिस्टम का, ठीक है। तो जो सप्लायर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज के, वो सबमिट कर सकते हैं अपना फिजिकल कॉपी या फिर इंक साइन कॉपी अपने बिल्स का, और किनको सबमिट करेंगे? रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिस को, ठीक है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम? आंसर है निर्मला सीतारमन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया 3rd एडिशन ऑफ NIC टेक कॉन्क्लेव 2022। एक्चुअली NIC ऑर्गेनाइज करता है टेक कॉन्क्लेव को, और इसका फोकस क्या होता है? जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनको कि अप्लाई किया जा सकता है ई गवर्नेंस में, ठीक है। थीम क्या थी इस इवेंट की? नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है या फिर फीडबैक है या सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। कल नहीं मिलेंगे, एक्चुअली मंडे को मिलेंगे, मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.